अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना, तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, वो किसी ट्रंप श्रम्प को मोदी कुछ नहीं मोदी समझते। मोदी पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख, नरेंद्र मोदी को एक जालिम का इस तरह वार्म वेलकम बनता है, क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं। माँ उनको कोई रोक नहीं सकता। और कोई ट्रंप जो दिन में 70 दफा ये कहते हैं कि जी ये कौन ट्रंप गुना कौन ज्यादा, वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, पता नहीं कौन सी ये जंग लड़ रहे हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, मईशत मजीद नीचे जाएगी। इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। नो। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। तो दोस्तों, आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि वो मोदी है, मोदी जिसका नाम मोदी है वो किसी ट्रम्प शर्म से नहीं डरता। क्योंकि ये बात जब उठी, जब सीज़ फायर की बात, यानी कि सीज़ फायर का जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं ट्रम्प ने लेने की कोशिश की, तो जयशंकर साहब ने यूएस में बैठ कर के सीधी तौर पर उसकी बात का उल्लंघन किया कि सीज़ फायर हमने अपने दम पे रोकी है, हमारा भारत इतना वो है कि हमने खुद से रोकी है, ये इसमें किसी के कहने से हमने सीज़ फायर नहीं किया है और सीज़ फायर सिर्फ़ और सिर्फ भारत ने की है। इसी बात को ट्रंप को बहुत अच्छे से वहाँ पर जयशंकर साहब समझा कर आए थे। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जो मोदी है ना, मोदी ना तो किसी ट्रंप से डरता, ना किसी चिंग चोंग चूं से डरता, ना किसी से मतलब नहीं डरता। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है। हालांकि इन जाहिल पाकिस्तानियों की ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, किस किस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। मदरसा छाप पढ़ाई तो इन्होंने पढ़ी है और उसी का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान क्राइसिस में है, बिजली का संकट है, पानी का संकट है। अपने हालात, अपने कर्मों की वजह से आज भारत ने इसका पानी कहीं ना कहीं रोका हुआ है। यानी जो किशन गंगा डैम है उसके थ्रू नीलम रिवर में पानी जो है वो रोक दिया। और फिर ये भी कहा गया है कि पहले नीलम रिवर में पानी छोड़ दिया था किशन गंगा डैम से, और अब किशन गंगा डैम के थ्रू इंडिया ने नीलम झेलम का पानी रोक दिया। अब ये वही बात है जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन है, जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके ऊपर तो आपको बात करनी पड़ेगी, बैठ के टॉक करनी पड़ेगी। ये तो ज़रा बड़ा मामला है, इसके ऊपर बात किए बगैर तो काम नहीं बनेगा। आज उन्होंने खिताब में इसी चीज़ को है वो दोबारा दोहराया है कि हम जो है अब वो पीछे रुकने वाले या हटने वाले नहीं है। भारत के अंदर अब कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो भारत दोबारा उनके ऊपर हमला करेगा जो इन्वॉल्व होगा। तो गोया ये जो भारत के अज़ाइम हैं एक तरफ, वो एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पब्लिकली उनके दोबारा से उन्होंने वो किया है कि जो एक अमन है वो एक लॉन्ग लास्टिंग, जो बज़ाहिर इसका लगता है इस रीजन में जो साउथ एशियन रीजन है उसमें शायद ये अब वो लॉन्ग लास्टिंग एक वो नहीं होगा। कभी भी छोटी सी एक चिंगारी भड़काई जाएगी, नॉन स्टेट एक्टर्स भी अगर ये चाहे वो उसमें हो, तो ये मेरा ख्याल है एक जो रीजन है ये इसको एक वोलेटाइल किस्म का इन्होंने वो बना दिया है। और ये जो मोदी की आज की तकरीर है उससे मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छे जो है वो कोई आगे फ्यूचर के लिए वो कोई नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बुरी खबर है जो मैं समझता हूं। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर मौजूद हैं और खुदा न खास्ता कोई एक वाक़या हुआ तो मैं आई फियर कि वो जो कहते हैं ना स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स, जो टैक्टिकल वेपन्स जो हैं, टैक्टिकल वेपन्स उन्हें कहा जाता है, वो इस्तेमाल होंगे। और मैं अच्छा नतीजे नहीं देख रहा। मैं इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आई विश एंड आई प्रे कि ये इससे कोई आलमी जो बरादरी है
अमेरिका हो गया और पर्टिकुलरली शी जिनपिंग वो इस पे ज़ाती तवज्जो दें और डी एस्केलेट ही ना करवाएं, बल्कि डी एस्केलेशन के साथ साथ दोनों अतराफ को टेबल पे हमारे बिठाएं। मीडिया ने तो 71 में जो ब्लेटेंट रिपोर्टिंग की थी, सरीहन झूठ बोलते रहे, उस पे कभी माजरत नहीं की, कभी माफी नहीं मांगी। पीटीवी तो उस वक्त तो प्राइवेट चैनल नहीं थे, सिर्फ पीटीवी था, पीटीवी ने कभी माफी नहीं मांगी। हमारे यहाँ जंग और नवाए वक्त जो है उस काफी प्रोमिनेंट पेपर्स थे, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। तो आप ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला जब मसला था इराक में, उस पे अपने रीडर से माफी मांगी कि जी वी वर मिसलेड इनटू बिलीविंग दैट इराक हैड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। कुछ लोग जो है ना उसको मजाक भी उड़ाते हैं, जी देखें पहले सपोर्ट कर दिया फिर माजरत कर ली। भाई ये आप अच्छी चीज है, उसको अप्रिशिएट करो। न्यूयॉर्क टाइम्स की तो बड़ी अच्छी खूबी ये है कि हर रोज जो जैसे आपने कहा कि असतूर और एजाज सैयद जो है रोज माफी मांग रहे होते हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द न्यूयॉर्क टाइम्स डज। तकरीबन हर रोज उनका एक छोटा सा माजरतनामा होता है कि कल हमने ये हेडलाइन छापी थी, अगरचे ये हेडलाइन इनएक्यूरेट नहीं थी, लेकिन एम्फेसिस हमारा गलत हो गया था। सॉरी सर, एजाज रोज माफी नहीं मांग रहे होते। मैंने कहा एक आध बार शायद कभी हुआ। असद का मैंने देखा कि असद ने 3-4 बार, तो मैं बल्कि हंस रही थी। मैंने कहा ये क्या है कि ये रोज की ये गलती, फिर रोज कहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, तो उनके होता है। लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा, अपनी वीडियो बनाई। जी मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए। तो हम तो जो है इन गलतियों को नहीं मानते, तो हमारे मीडिया में इतनी जो है कैपेसिटी सेल्फ क्रिटिसिज्म अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे बता रही थी कि अनीस साहब हैं, पूरा नाम क्या है उनका, कनाडा में हैं और बड़े अरसे से वहां रह रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। क्या किया उन्होंने? सर वो जर्नलिस्ट कहते हैं अपने आप को, वैसे मुझे नहीं पता कि मतलब कराची से शायद बिलोंग करते हैं, कनाडा में काफी टाइम से। तो मैं, क्योंकि आपको पता है जिस टाइम पर अटैक चल रहा था भारत की तरफ से, तो हम देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है। तो हमारे टीवी चैनल्स तो आपको पता है हर 2 मिनट के बाद 10 ड्रोन गिरा रहे थे, हर कुछ देर के बाद कभी उनके तैयारे गिरा रहे थे, तो चल रहा था। तो मैंने ट्विटर के ऊपर लिख दिया कि अभी 10 ड्रोन और हम गिराने ही वाले थे, मैंने चैनल बदल दिया। उसके बाद मैंने ये लिख दिया कि इतने ड्रोन्स तो भारत ने फेंके भी नहीं है जितने हमने गिरा दिए। वो वहां पर आए और उन्होंने आके कहा कि ये देखो ये पाकिस्तान में बैठ के कैसी बातें कर रही, और इसको कोई देखता नहीं है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं होता। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप जिसके ऊपर मेरे ऊपर इतना एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि वो कनाडा में रहते हैं। और कनाडा में रहकर आप, मतलब जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि बूट पॉलिश है, वहां पर भी पाए जाते हैं। ये मुझे पहली बार पता लगा। लेकिन हम अमेरिका के हुक्म के पाबंद नहीं है, हमारा जब दिल चाहेगा हम हमला करेंगे। तो उन्होंने ये बयान दिया, आगे से अमेरिका ने बयान दिया कि हम भी, अगर आप इसराइल पे हमला करेंगे तो हम आप पे हमला करेंगे। जब भी बात गैर मुस्लिम की आती है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। उनको वहाँ पे अब फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो उनको नज़र नहीं आता। अब इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वो जहाँ पे भी जाएँ वो कहते हैं इंसानी हकूक़ की सबसे पहले बात होनी चाहिए। तो ये इंसान नहीं है। ईरान पे जो हमला हुआ, जो सिविलियंस पे अटैक हुआ, तो वो भी तो आखिर इंसान ही है। नॉन मुस्लिम को बचाने के लिए आप कहते हैं ट्रंप आ जाता है, क्योंकि ट्रंप उसी कंट्रीज को के पास जाता है जिसके साथ उसका इंटरेस्ट हो या उसका अलाय हो। तो हमारा तो सरदार फिर सऊदी अरेबिया क्यों बचाने नहीं आ रहा? फिर बस ऐसा ही है। अभी वो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है और सऊदी और अमेरिका एक ही अपना सारे बेनिफिट देख रहे हैं ना, कि जिन्हें जिधर से बेनिफिट मिलता है वो अपना देख रहा है बस। सर आपको नहीं लगता कि ईरान इंटरनली बहुत वीक हो चुके हैं, कि इसराइल इतना कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं छोड़ेगा? ऐसे लगता है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एक इसराइल फ़लस्तीन के आए थे, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं रहा, वो उनके मुल्क में आए हैं, ईरान में आए हैं, उन पे हम अटैक हुआ है और उन्होंने शहीद किया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जिस मुल्क में कोई दूसरे मुल्क का इंसान सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पे कैसे वो अमन की बात कर सकते हैं या कह सकते हैं कि वहाँ पे आके हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है या जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल से ईरान पे वो जैसे ही हमला करते हैं, वो उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अटैक करते हैं। सर उनकी मतलब कि जो एजेंसीज है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसके जी पास। ऐसा ही। और जब ईरान हमला करता है तो उनका डिफेंस सिस्टम इतना है कि वो उनको कोई नुकसान नहीं होता। अगर खामियानी की बात करें, खामेनी है ना उनके जो सदर हैं,
वो बड़े ओल्ड एज हैं और नेक्स्ट टारगेट जो है इसराइल का वो हैं